बाजार से भी बढ़िया ये इतनी क्रीमी और टेस्टी बटरस्कॉच आइसक्रीम मैंने घर पर बनाकर तैयार की है। सच में इसे घर पर बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और इससे ज्यादा डिटेल में रेसिपी आपको कहीं भी और किसी की भी नहीं मिलेगी। और ये इतनी टेस्टी बनेगी कि सभी इसको दोबारा मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए गैस पर एक पैन हम चढ़ा लेंगे और इसमें मैं ये 2 कप दूध डाल रही हूँ। देखो दूध आप कोई भी यूज कर सकते हो, लो फैट मिल्क या फिर फुल फैट मिल्क। साथ में ही मैं इसमें ये 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने ये गर्म करके उसके बाद मलाई उतरा हुआ दूध लिया है, क्योंकि दूध आप कोई भी यूज करेंगे उससे हमारी रेसिपी में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपको मेजरमेंट सारे ध्यान रखने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस दूध में चीनी हमने डाल दी है। हम गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे और इसको ऐसे लगातार चलाते रहेंगे, जिससे चीनी दूध में जल्दी से घुल जाती है। और इसको फुल फ्लेम पे पकाने का रीजन यही है क्योंकि दूध को एक बार हमें अच्छे से उबालना है। इतने में मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी ले ली है। इसमें हम ये कस्टर्ड पाउडर डाल लेंगे। तो 2 कप दूध के लिए हम 2 चम्मच ही कस्टर्ड पाउडर का यूज करेंगे। तो ये 2 चम्मच भरकर मैंने इस कटोरी में कस्टर्ड पाउडर डाल लिया है। अब मैं इसमें ये 1/4 कप दूध डाल रही हूँ। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि कस्टर्ड पाउडर में कभी भी आपको गर्म दूध नहीं डालना है। आप ये आइसक्रीम बना रहे हो या फिर कस्टर्ड भी बना रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि इसमें आपको ठंडा ही दूध डालना होता है, क्योंकि गर्म दूध अगर हम इसमें डाल देते हैं तो कस्टर्ड में काफी सारे लम्स बन जाते हैं। और ठंडे दूध में हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो उसके बाद इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। देखो, जब कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो तो छोटी छोटी बातें ही आपको ध्यान रखनी होती है, उसी से आपकी रेसिपी परफेक्ट बन जाती है। बस इसीलिए मैं आपको ये छोटी छोटी डिटेल साथ के साथ ही बताते हुए चल रही हूँ, क्योंकि उससे आपको कोई भी रेसिपी बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। तो आप बस मेरे एक एक दिए हुए टिप्स और ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो करें। तो बस इस कस्टर्ड को हमने दूध के साथ बढ़िया से मिला लिया है। इसमें कोई भी लम्स नहीं है। इसको छोड़कर हम एक बार दूध को देख लेते हैं। ये जो गैस पे हमने दूध चढ़ाया था, आप देख सकते हैं इसमें भी अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया है। अभी इसको हमें एक उबाल आने तक ही पकाना था, इसलिए गैस को हम लो कर लेंगे। क्योंकि देखो ये बर्तन हमारा छोटा है और अगर गैस को हम फुल रखेंगे तो दूध हमारा सारा बर्तन में से बाहर निकल जाएगा। तो बस गैस को बिल्कुल लो करके अब हम इसको मिक्स करके इसमें कस्टर्ड डालेंगे। देखो मैंने तो जैसे इसको अभी मिक्स किया है, लेकिन अगर आपने इसको पहले से ही मिक्स करके रखा हुआ है तो आपको इसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि कस्टर्ड इसमें नीचे बैठ जाता है। तो इसको मिक्स करने के बाद ही हम दूध में डालेंगे। तो ये सारा कस्टर्ड मैंने इस उबलते हुए दूध में डाल दिया है। बस इसको हमें अब फटाफट से अच्छे से मिलाना है। इसको फटाफट से मिलाने का रीजन यही है कि जैसे ही हम इस कस्टर्ड को दूध में डालते हैं तो दूध एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसको गाढ़ा होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही आप इसको डालेंगे उसी वक्त आपको ये दूध गाढ़ा दिखने लग जाएगा। और इसको आपको ज्यादा देर पकाने की भी जरूरत नहीं होती है, बहुत ही कम टाइम में ये पक जाता है। अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हमें बस ऐसे लगातार चलाते हुए पकाना है। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये पकते पकते देखिए इस तरीके का गाढ़ा दिखना शुरू हो गया है। बस जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे तो इसमें ऐसे उबाल भी आना शुरू हो जाएगा। अब इस टाइम पे हम इसको ऐसे फटाफट चलाएंगे। आप देख रहे हैं मैं इसको किस तरीके से फटाफट से चम्मच को घुमा रही हूँ, क्योंकि देखो जितना ये पकता जाएगा उतना ही ये गाढ़ा होता रहेगा और गाढ़ा होते होते ये बर्तन में नीचे लग भी सकता है। देखो पकते पकते ये गाढ़ा तो बहुत ही जल्दी हो जाता है, लेकिन इतना आपको इसको जरूर पकाना है कि इसमें ऐसे अच्छे से उबाल आना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे आप इसमें उबाल नहीं लाएंगे तो उससे इसमें कस्टर्ड का ऐसे कच्चा कच्चा सा टेस्ट आ सकता है। तो ऐसे उबाल आने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए पकाकर अब हम गैस को बंद कर देंगे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। अभी ये काफी गर्म है, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम साथ के साथ ही किसी बड़े बर्तन में जैसे किसी थाली या फिर प्लेट में निकाल देंगे, क्योंकि इसको हमें अच्छे से ठंडा करना है। इस थाली में निकालने के बाद मैं इसको ऐसे थोड़ा सा फैला दूंगी। अब या तो इसको ठंडा होने के लिए आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ सकते हैं, या फिर इसको जल्दी ठंडा करने के लिए थोड़ी देर इसको फ्रीज में रख दे। तो फ्रीजर में से हम एक बार ये व्हिपिंग क्रीम निकाल लेते हैं। ये क्रीम मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। तो ये देखो, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। आप किसी भी ब्रांड की ये व्हिपिंग क्रीम यूज कर सकते हैं। आपको ये किसी भी बेकरी शॉप पर, मतलब केक वाली दुकान पर इजीली मिल जाती है। ये थोड़ी अभी हार्ड है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ।
क्योंकि हमने इसको फ्रीजर में से निकाला है तो ये जमी हुई है। तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए हमें इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ना पड़ेगा, जिससे पिघल जाएगी और हमें इसे यूज करने में आसानी होगी। अब हम यहाँ एक बड़ा सा बर्तन लेकर इसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल लेंगे और ऊपर से ये 1 चम्मच भर के मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। देखो, इसको हमें खाना या पीना नहीं है, बस अपनी रेसिपी के लिए इसको हमें यूज करना है। ये नमक डालने से ये बर्फ हमारी थोड़े लंबे टाइम तक जमी रहेगी, जल्दी से नहीं पिघलेगी। अब इसके अंदर हम एक और बर्तन रख लेंगे। ये व्हिपिंग क्रीम भी हमारी पिघल गई है, तो इसको मैं एक कप में निकाल लेती हूँ। देखो, बहुत से लोग मुझसे कमेंट में ये जरूर पूछते हैं कि मैम इस व्हिपिंग क्रीम में हमें मीठा नहीं डालना है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मीठा डालने की हमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट मीठा होता है। तो इस व्हिपिंग क्रीम को मैंने इस बर्तन में निकाल लिया है। अब देखो, अगर आप इसको ये हैंड विस्कर के साथ फेंट रहे हो तो इससे फेंटने में हमें इसे लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इसीलिए हमने इस बर्तन के नीचे बर्फ रखी है, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम को फेंटने के लिए ठंडा रखना बहुत जरूरी है। अगर ये ठंडी ही नहीं होगी तो ये फ्लफी भी नहीं होगी। तो ये व्हिपिंग क्रीम को यूज करने का सबसे मेन पॉइंट है कि इसको आपको ठंडा रखना जरूरी है इसको फ्लफी करने के लिए। तो बस अब तो आप इसको यूज करने का तरीका समझ ही गए होंगे। लेकिन अगर आपके पास ये वाली मशीन है जो हैंड ब्लेंडर होता है, तो इससे आपका काम सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के साथ आपको व्हिपिंग क्रीम को फेंटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और इसके नीचे आपको बर्फ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के साथ फेंटने से ये इतनी जल्दी फ्लफी हो जाती है कि इसके गर्म होने के तो चांस ही नहीं रहते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि ये व्हिपिंग क्रीम जो है वो थोड़ा पाउडरी फॉर्म में भी आती है, लेकिन मैं मोस्टली ये लिक्विड वाली ही यूज करती हूँ। आपको जो इजीली मार्केट में मिल जाए, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम इसको फेंट रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये पहले से ऐसे फ्लफी दिखना शुरू हो गई है, लेकिन ये तो बस इसकी फ्लफीनेस की शुरुआत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फूल जाती है। आपने देखा होगा मार्केट में से जो हम वो बटर स्कॉच का एक ब्रिक लाते हैं वो लगभग 150-200 रुपए का आता है, लेकिन ये क्रीम ही हमारी 150 से 200 रुपए में आ जाती है। और इतनी क्रीम में तो आप वैसे वैसे लगभग 7 से 8 ब्रिक आइसक्रीम के बना सकते हैं। तो इससे आप हिसाब लगाकर देखिए कि आपको ये घर पर बनाना ज्यादा सस्ता है या बाजार से लाना। और घर पर बनाने से आप अपने हाथ की और बिल्कुल हाइजीन तरीके से बनी हुई आइसक्रीम खा रहे हैं। तो बातें करते करते ये व्हिपिंग क्रीम हमारी बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आपको इसको इतना फेंटना है कि चम्मच पे इस क्रीम को लेकर जब आप इसको उल्टा भी करें तो ये बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। मतलब क्रीम को इतना हार्ड होने तक आपको फेंटना है। अब मैंने यहाँ ये बटर स्कॉच का फ्लेवर ले लिया है। मैं ये फ्लेवर काफी लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ, इसी की वजह से आइसक्रीम में एकदम परफेक्ट टेस्ट आता है। ये आपको ज्यादा नहीं डालना होता, बस ये ½ टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी। अब जो वो कस्टर्ड वाला दूध हमने ठंडा होने के लिए रखा था उसको भी हम इसमें डाल लेंगे। मैंने इसको जल्दी ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब आप देख सकते हैं ये पहले से काफी हार्ड हो गया है, मतलब ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा दिखने लग गया है। आइसक्रीम के लिए हमें ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर ऐसा ही चाहिए होता है, क्योंकि आइसक्रीम को हमें बिल्कुल ऐसे थिक और सुपर क्रीमी बनाकर तैयार करना है। तो इस थाली में ये सारा मिक्सचर अच्छे से साफ करके मैंने इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि इस सारे ही मिक्सचर को हमें व्हिपिंग क्रीम वाले बर्तन में डाल लेना है। देखो, इस आइसक्रीम में हमें बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है, बस 2-3 इंग्रेडिएंट से ही बाजार से भी बढ़िया आइसक्रीम हम ये घर पर बना सकते हैं। तो ये सारा मिक्सचर थाली में से मैंने इसमें डाल दिया है। अब उसी इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। बाकी ये जरूरी नहीं है कि आपको ये इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के साथ ही मिक्स करना है, मेरे पास तो है इसीलिए मैं इसके साथ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उसी हैंड विस्कर का यूज करें जो मैंने आपको व्हिपिंग क्रीम को फेंटने के लिए बताया था। और इस मशीन के साथ फेंटने से ये बीच में से तो अच्छे से मिक्स हो जाती है, लेकिन कई बार ये ऐसे बर्तन के किनारों तक नहीं पहुंच पाती, तो उस वजह से इसमें साइड्स में हमारी व्हिपिंग क्रीम बिना मिक्स किए हुए भी रह जाती है। तो आपको कोई एक चम्मच या फिर मेरी तरह ऐसे किसी स्पैचुला के साथ इसको मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसमें नीचे से और साइड्स में से ये स्पैचुला घुमा रही हूँ तो आपको इसमें ये व्हाइट क्रीम दिखनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि ये अभी मिक्स हुए बिना रह गई है। तो एक बार स्पैचुला चलाने के बाद हम इस मशीन को एक बार दोबारा से इसमें घुमा लेंगे। देखिए, आप इसको जितना ज्यादा फेंटेंगे ये उतनी ज्यादा क्रीमी और फ्लफी बनेगी। और मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम जो आती है वो ये होती है कि जब भी हम आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें ऐसे बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं।
लेकिन हमारी आइसक्रीम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसकी भी कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे इस आइसक्रीम को आपको जितना हो सके उतना अच्छे से फेंटना है। तो हमने इसको अच्छे से फेंट तो लिया है, लेकिन अब हम इसको लगभग 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो फ्रीजर में रखने के बाद आपको इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ना है, एक प्लेट के साथ इस बर्तन को ढककर छोड़ना है। तो इसको रखने के बाद अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ एक पैन में अब हम आधा कप चीनी ले लेंगे, क्योंकि अब हमें स्कोचीज बनाने हैं और बटर स्कॉच आइसक्रीम में स्कोचीज ही नहीं होंगे तो उसे खाने में क्या ही मजा आएगा। तो गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और चीनी को पैन में डालने के बाद बस ऐसे एक बार चला देंगे। इस चीनी से हमें कैरमल बनाना है, तो इसमें आपको पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग इसका कैरमल बनाने के लिए इसमें पानी डाल देते हैं। लेकिन अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो इसको घंटों लग जाएंगे इसका कैरमल बनने में। इसलिए बिना कोई पानी या फिर घी डाले बस चीनी को पैन में डालना है और इसको हमें अच्छे से पिघलाना है। ये चीनी तो हमारी पिघलती रहेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल या फिर घी अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि ये काम हमें कैरमल बनने से पहले ही करना है, क्योंकि कैरमल बन जाएगा तो वो एकदम से हार्ड होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये प्लेट पर घी या ऑयल लगाकर आप पहले से ही रख लें। तो अब हम इस चीनी को भी देख लेते हैं। ये देखिए धीरे धीरे से मेल्ट होनी शुरू हो गई है। ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को मीडियम रख के ही आपको इसको मेल्ट करना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम को तेज रखेंगे तो उससे हमारी आधी चीनी तो जल जाएगी और आधी ऐसे ही रह जाएगी। बस जैसे जैसे आप इसको चलाते रहेंगे तो ये देखिए चीनी का ऐसा टेक्सचर भी इसमें आ जाएगा, मतलब ये इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये पिघल गई है। और पिघलने के बाद ये आपस में थोड़ी ऐसे चिपकना शुरू हो जाती है और इस टाइम पे ये ऐसे चम्मच पे भी चिपकना शुरू हो जाती है। तो दूसरे चम्मच से इसको हम हल्का सा साफ करके उस पैन में ही डाल देंगे, ताकि ये चीनी भी उस चीनी के साथ मिलके ही पिघल जाए। लेकिन जैसे जैसे ये मेल्ट हो रही है तो इसका कलर आप देख सकते हैं, पहले से इसके कलर में काफी चेंज आ गया है, क्योंकि जितना हम इसको पकाते जाएंगे उतनी ये चीनी कैरमलाइज होती जाएगी और धीरे धीरे पकते पकते ही इसका कैरमल बन के तैयार हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस गैस की फ्लेम को लो रख के इसको ऐसे कंटिन्यू चलाते रहना है। देखो बहुत से लोगों के मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं कि मैम कैरमल जो है वो बहुत ही जल्दी जल जाता है और ये एकदम से काला हो जाता है। तो इसीलिए बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि शुरुआत में गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखें और बाद में बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाएं, जिससे बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो आप देख ही सकते हैं जैसे जैसे हम इसको पकाते जा रहे हैं तो चीनी हमारी ऑलमोस्ट मेल्ट ही हो गई है और इसका कलर भी डार्क होना शुरू हो गया है। बस इस टाइम पे इस चीनी को पिघलने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती, बहुत ही जल्दी ये कैरमल बनकर तैयार हो जाता है। देखिए जैसे ये सारी चीनी अच्छे से पिघल जाए तो इस टाइम पे हम इसको एक बार ऐसे फटाफट से चलाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर तो ये कैरमल हमारा पक्का जल जाएगा। तो इसका ये बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, मतलब चीनी हमारी बिल्कुल अच्छे से कैरमलाइज हो गई है। इस टाइम पे हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, बस फटाफट से इसमें ये 1 चम्मच देसी घी डाल दें। वैसे घी कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है, अगर आपके पास वो दूसरा वनस्पति घी जो आता है वो है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास देसी घी है तो मैं ये डाल रही हूँ। घी को आपको कैरमल के साथ अच्छे से मिलाना है, क्योंकि घी को इसको मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब थोड़ी देर के लिए घी ऐसे इसमें ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिलाते जाएंगे तो ये अपने आप ही इसमें मिक्स हो जाएगा। बस आपको फ्लेम को लो ही रख के इसको ऐसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और इसका कलर आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और जो आप बोलते हैं कि कैरमल इतने में जल जाता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं जला है। बस घी के मिक्स होते ही अब हम इसमें काजू डाल लेंगे। देखो मैं इसमें मोस्टली टुकड़े वाले काजू का ही यूज करती हूँ, लेकिन आप चाहे तो साबुत वाले काजू भी ले सकते हैं। लेकिन ये टुकड़े वाले काजू लेने से इन पर कैरमल की कोटिंग और भी अच्छे से हो जाती है, तो इनका टेस्ट और भी बढ़िया आता है। और ये तो आपने देख ही लिया होगा कि मैंने थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में काजू डाले हैं, जिससे हमारी आइसक्रीम की हर एक बाइट में स्कॉचेस का भी फ्लेवर आएगा। बस इन काजू की तो आपको कैरमल के साथ बढ़िया से कोटिंग करनी है, मतलब हर काजू पर बिल्कुल अच्छे से कैरमल चढ़ जाना चाहिए। और जैसे जैसे ये काजू कैरमल के साथ ऐसे थोड़े पकेंगे तो ये हल्के हल्के ऐसे रेड भी होना शुरू हो जाएंगे, जिससे इनका कलर थोड़ा और डार्क लगता है और उससे ये आइसक्रीम में देखने में भी बढ़िया लगते हैं। शुरुआत में ये थोड़े ऐसे बिखरे बिखरे से थे, लेकिन अब ये ऐसे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं।
क्योंकि कैरेमल इन पर बढ़िया से कोट हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब इनको कुछ सेकंड्स के लिए और हम ऐसे घुमा लेंगे, जिससे कोई काजू कोट हुए बिना रह भी गया हो तो वो भी अच्छे से कोट हो जाए। बस अब ऐसा तैयार होते ही इसको हम फटाफट से उस घी लगी हुई प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये कैरेमल और काजू ठंडा होता जाएगा तो ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने इस प्लेट में पहले से ही घी लगा के रखा था। इस प्लेट में निकालने के बाद अब इसको हमें अच्छे से फैला देना है। ये अभी बहुत ज्यादा गर्म है, तो बिल्कुल ध्यान से इसको फैलाएं। हाथ का तो इसमें बिल्कुल भी यूज ना करें। ऐसे चम्मच के साथ ही थोड़ा इसको प्रेस करते हुए ऐसे फैला देना है। जितना पतला आप इसको फैलाएंगे उतनी जल्दी ये ठंडा हो जाएगा और उतना ही आपको इसको तोड़ने में भी आसानी रहेगी। और यहाँ पर इसको फैलाते हुए भी यही कोशिश करें कि कोई भी काजू इसमें से अलग ना रहे। मतलब ये कैरेमल के साथ ही ऐसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब कैरेमल और काजू का साथ में टेस्ट आएगा तो वही स्कॉचेस वाला फ्लेवर देगा। तो ये चम्मच पर भी ऐसे कुछ काजू लगे हुए हैं, इनको भी मैं उतार के इसी में डाल देती हूँ। और इनको मैंने ऐसी जगह पे ही डाला है जहां पर थोड़ा सा ज्यादा कैरेमल है, ताकि ये कैरेमल के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस इसको ऐसे फैलाने के बाद अब इसको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, ये कैरेमल और काजू अच्छे से ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद ये ऐसे हार्ड हो जाता है। ध्यान रखें कि जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो तभी इसको हाथ लगाएं। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे एक कुत्ता या फिर कोई भी बेलन लेकर इसको ऐसे तोड़ लेना है। आप इसको हल्के हाथ से भी ऐसे थोड़ा सा कूटेंगे तो ये अपने आप ही इसके पीस अलग हो जाएंगे। मैंने इनको थोड़ा छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया है। देखो, ये जो काजू की चिक्की सी बनती है ये भी खाने में मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन अभी इसको हमें ऐसे नहीं खाना है। इसको ऐसे थोड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद हम इसको एक पॉलिथीन में डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे ये ऐसे एक पॉलिथीन ले लिया है। आप चाहें आप इसको किसी कपड़े में भी रख सकते हैं। इस पॉलिथीन को ऊपर से ऐसे बंद करेंगे और थोड़ा सा बेलन के साथ हम इसको कूट लेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि बेलन बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएं, क्योंकि ज्यादा जोर से आप बेलन चला देंगे तो एकदम से इनका पाउडर भी बन जाएगा। तो बस हल्के हल्के हाथ से कूटते हुए ही हमें इनको ऐसे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, जैसे हमारे बटर स्कॉच आइसक्रीम में स्कॉचेस होते हैं। तो मैंने इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने परफेक्ट हमारे ये स्कॉचेस बनकर तैयार हुए हैं। मतलब इसमें काजू के ऊपर अच्छे से कैरेमल की कोटिंग भी है और मैंने इनको बराबर टुकड़ों में तोड़ा है। अब 1 घंटे बाद मैंने ये आइसक्रीम फ्रीजर में से निकाल ली है। ये थोड़ी सी जम गई है। हम इसको दोबारा ऐसे इस इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के साथ अच्छे से फेंट लेंगे। पहले हमने इसको फेंट कर फ्रीजर में रख दिया था, तो अब हम इसको दोबारा क्यों फेंट रहे हैं? क्योंकि ये ट्रिक यूज करने से आपकी बनाई हुई आइसक्रीम में भी बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। मतलब एक बार इसको आपको अच्छे से फेंटना है और उसके बाद 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है और फिर इसको निकाल कर दोबारा से फेंट लेना है। इस टाइम पर इसको बिल्कुल स्मूथ होने तक फेंट लें। ये देखिए, ये फेंटते फेंटते ऐसे बिल्कुल मखमली सी हो गई है। और ऐसी मखमली ये तब होगी जब इसमें जितनी भी आइसक्रीम जमी हुई है उसको आप सारी को पिघला दें। लेकिन ऐसे कंटिन्यू फेंटते हुए ही इसको पिघलाना है। तो हमारी तो आइसक्रीम ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है। लगभग 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे कंटिन्यू फेंट लिया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें ये स्कॉचेस ऐड कर रही हूँ जो हमने बनाकर तैयार किए थे। ये 2 मुट्ठी भर के स्कॉचेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इनको मिक्स करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, आपको किसी चम्मच या फिर स्पैचुला के साथ इनको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। इनको मिक्स करने के लिए आप वो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर या फिर हैंड विस्कर का यूज ना करें, क्योंकि उससे तो ये पूरी आइसक्रीम में बिल्कुल घुल जाएंगे। जैसे आप मुझे देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से इनको मिक्स कर रही हूँ, जिससे ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और आइसक्रीम में घुलेंगे नहीं। बस ऐसे पूरी आइसक्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये स्कॉचेस को हमने तो आइसक्रीम में अच्छे से मिला लिया है। अब इस आइसक्रीम को मैं एक कांच के कंटेनर में डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी दूसरा कंटेनर है या फिर ऐसे का ऐसे इस सेम बर्तन में भी आप इस आइसक्रीम को जमा सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली इस कांच के कंटेनर में ही आइसक्रीम बनाती हूँ। और ये आइसक्रीम देखने से आपको समझ आ रहा होगा कि ये कितनी ज्यादा सुपर क्रीमी और एकदम थिक है। इसको देखकर तो लग ही नहीं रहा होगा कि इसको हमने घर पर बनाकर तैयार किया है। वैसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या कभी आपने ऐसी आइसक्रीम घर पे बनाई है या फिर बनाने का ट्राई किया हो। तो हमने तो ये सारी आइसक्रीम ऐसे स्पैचुला के साथ इकट्ठी करके इस कंटेनर में डाल दी हैं। बस इसको इस कंटेनर में डालने के बाद अब आपको इसको ऐसे अच्छे से सेट कर लेना है।
किसी भी चम्मच या फिर स्पैचुला की मदद से आप इसको ऐसे फैला सकते हैं। इस तरीके से ये हर तरफ बिल्कुल बराबर फैलेगी और फिर ये जमेगी भी अच्छे से। तो हमारा ये पूरा कंटेनर आइसक्रीम का भर गया है। ऊपर से भी मैं इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ, मतलब ऐसे प्लेन सरफेस मैंने इसका बना दिया है। ये सेट करने के बाद हम इसमें ऊपर से थोड़े से स्कॉचेस डाल देंगे। ये थोड़े से स्कॉचेस मैंने पहले ही बचा लिए थे इसके ऊपर से ऐसे गार्निश करने के लिए, क्योंकि खाने में तो ये आइसक्रीम हमारी टेस्टी है ही, लेकिन देखने में भी ऐसे मस्त लगनी चाहिए। और इस आइसक्रीम के ऊपर ये स्कॉचेस बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मेरा तो अभी से इसे खाने को मन हो रहा है, लेकिन अभी तो हमें इसको फ्रीज भी करना है। तो बस इस आइसक्रीम को स्कॉचेस के साथ गार्निश करने के बाद अब इस कंटेनर का हम ढक्कन लगा देंगे। या तो इसको ओवरनाइट, मतलब पूरी रात के लिए, या फिर 5 से 6 घंटे के लिए आप इसको फ्रीजर में रख दें। तो मैंने इसको पूरी रात के लिए फ्रीजर में रख दिया था। अब इसको हम फ्रीजर में से निकाल लेते हैं। मुझसे तो अब वेट ही नहीं हो रहा, मैं तो फटाफट से इस आइसक्रीम को खाने वाली हूँ। आपको भी दिखाती हूँ कि ये कितनी परफेक्ट जमी है। आप भी मेरे कहने पर एक बार इसको घर पर जरूर बनाएं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाएं। शायद आपको भी इसको देखते ही खाने का मन तो हो ही गया होगा। तो जिसको भी ये बटर स्कॉच आइसक्रीम पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक बार टेस्टी बटर स्कॉच आइसक्रीम जरूर लिखें।